हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ में और आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं के। ठीक है, मुझे याद नहीं हमारा कौन सा लेक्चर चल रहा है, भूल गया हूँ मैं। ठीक है, इसके पहले हमने जो कवर किया था वो थी समव्यवता, जिसके अंतर्गत हमने दो प्रकार की संरचनाएं कवर करी थी, संरचनात्मक समव्यवता और क्रियात्मक समव्यवता, जिसका वीडियो आप इसके पहले देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, है ना। वहां पर बात हुई थी संरचनात्मक समव्यवता चार प्रकार की होती है, त्रिविम समव्यवता दो प्रकार की होती है, एक प्रकाशीय और दूसरा ज्यामिति। ठीक है, तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है, ये हमें ये समझना है कि जो कार्बनिक अभिक्रियाएं होती है, मतलब जब हम कार्बनिक यौगिक जैसे कि हाइड्रोकार्बन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, जितने भी जिन भी कार्बनिक यौगिकों में या जिसमें भी कार्बन हो उसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं, क्षार के साथ करवाते हैं। हम यहाँ अलग अलग नाम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इन अलग अलग नामों का भी एक नाम है, उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इनके साथ करवाई जाती है, तो अभिक्रिया कैसी होती है, कौन कौन सी चीजें इसमें होती है, एक एक चीज को बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एनसीईआरटी में स्टार्ट है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी उसमें क्या होगा बेटा, उसमें होगा कार्बनिक अणु। कार्बन नहीं होगा, क्या होगा, कार्बनिक अणु। या आप यहां पर ये बोल सकते हैं कोई कार्बनिक यौगिक होगा। अब वो कार्बनिक यौगिक बेटा कुछ भी हो सकता है, वो हाइड्रोकार्बन हो सकता है, वो एल्किल हैलाइड हो सकता है, वो एल्कोहल हो सकता है। देखो 16 बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। इन कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया हम अलग अलग प्रकार के अभिकर्मकों से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, अभिकर्मक। हमारी बुक में एक नाम लिखा है, इन अभिकर्मकों को क्या बोलते हैं, आक्रमणकारी। आक्रमणकारी क्यों, क्योंकि इनका काम ही होगा, या तो इनके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या फिर इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो ये क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को लेंगे या इलेक्ट्रॉन को देंगे। या फिर मान लो किसी के पास में इलेक्ट्रॉन है भी, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन की भूख को, जो आपने अष्टक का नियम पढ़ा होगा कि यदि किसी के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसे 8 क्या, एक और क्या शर्त होगी, मतलब टोटल 8 चाहिए, 8 होनी चाहिए। यदि किसी के पास में एक है तो वो किसी ऐसे के साथ संयोजन करेगा जिसके पास में पूरे पूरे एक और हो, है ना। तो दो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, उधर यदि आगे बात करें तो हम हेलोजेंस की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना अष्टक नियम, कि जैसे कार्बन है, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। अब इन चारों को अष्टक नियम पे, सॉरी यदि मैं थोड़ा फंबल करूं, एक्चुअली तबीयत खराब है, तो कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। अब अष्टक नियम के अनुसार में इन्हें और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी बैलेंसिंग या फिर उत्कृष्ट गैसों जैसा व्यवहार करने के लिए, 4 और चाहिए। तो जब ये 4 की संतुष्टि ये हाइड्रोजन से करता है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी रावक से जुड़ता है, तो उसके पास 8 हो जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे आक्रमणकारी होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे आक्रमणकारी होंगे जो हाइड्रोजन को हटाएंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे, या फिर हाइड्रोजन उनको हटा देगा। अब जरूरी नहीं हाइड्रोजन ही हो, बहुत सारे अलग अलग क्रियात्मक समूह है, जैसे यहाँ पर OH है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ऐसे अलग अलग प्रकार के हमें क्रियात्मक समूह देखने को मिलते हैं। तो यही क्रियात्मक समूह कहलाते हैं कार्बनिक यौगिक, या फिर कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक अणु। यहाँ पर जो कार्बनिक अणु है या क्रियात्मक यौगिक है, इसे नाम दिया गया है क्रियाधार। जो हमारे कार्बनिक यौगिक है वो क्या है, क्रियाधार है। जो हम दूसरे अभिकारकों से या अभिकर्मकों से अभिक्रिया करवाएंगे, जैसे कि वो अम्ल हो सकता है, वो क्षार हो सकता है, वो धातु हो सकती है, वो जल हो सकता है, या वो किसी न किसी प्रकार का कोई भी यौगिक हो सकता है ना। ये सारी चीजें हो सकती है। तो इन्हें क्या कहा गया बेटा, इन्हें कहा गया है आक्रमणकारी अभिकर्मक। इनका क्या काम होगा, ये इस पर हमला करेंगे, या तो इन्हें इलेक्ट्रॉन देंगे या इनसे इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो एक उप उत्पाद बनता है, और इस उप उत्पाद को हम बोलते हैं मध्यावर्ती।
मतलब अभिक्रिया भी कंप्लीट नहीं हुई, अभिक्रिया मिडिल प्रोसेस में है। और उसके ही थोड़े देर बाद जब अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो बनता है आपका मुख्य उत्पाद। क्या बनता है? मुख्य उत्पाद। यही सारी बातें आपको क्रिया विधि के अंतर्गत समझनी है। अब ये क्रिया विधि कैसे हुई, कैसे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, कैसे आबंध टूटे, ये सब सारी चीजें जो है वो कहलाती है मूलभूत संकल्पनाएं। कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कार्बनिक यौगिकों में, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हो सकती है, कैसे आबंध टूटेंगे, कैसे नया आबंध बनेगा, है ना, कैसे इलेक्ट्रॉन आपस में संचालित होंगे, ये सब सारी चीजें जिनका हम अध्ययन करेंगे वही कहलाती है कार्बनिक यौगिकों की क्रिया विधि। और यही परिभाषा आपकी बुक में भी लिखी है, एनसीईआरटी में सेम एज इट इज परिभाषा लिखी है कि यदि कोई कार्बनिक यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, आबंधों का विदलन, आबंध निर्माण या आबंध टूटना के समय की और्जिकी और इसका क्रमबद्ध अध्ययन ही या विस्तृत अध्ययन ही इस कार्बनिक यौगिक की क्रिया विधि कहलाती है। ठीक है, बहुत सिंपल एंड स्वीट परिभाषा है। जैसे कि आप इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दें, आप इसकी अभिक्रिया Cl2 के साथ में करवा दें, तो यहां पर Cl2 किस पर हमला करेगा? चलो अभी नीचे वाला मिटा देते हैं। Cl2 किस पर हमला करेगा? अभी नहीं कह सकते हम किस पर हमला करेगा। सबसे पहले Cl2 जो है हमला करने के लिए Cl2 में अपघटन होना जरूरी है। अब Cl2 एक प्लस बनाएगा, एक माइनस बनाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ सीधे सीधे अलग हो जाए। परंतु जब भी अलग होते हैं एक बार प्लस आता है, एक बार माइनस आता है। तो जब माइनस चार्ज वाला क्या करेगा, यहाँ पर आक्रमण करेगा, यहाँ पर आक्रमण करेगा तो क्या होगा, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और ये यहां से हाइड्रोजन को हटा देगा। अधिकता होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, आप ऐसा भी कह सकते हैं। यदि ये नहीं गया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो हाइड्रोजन पर रहेगा माइनस चार्ज और Cl से जुड़ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये यहाँ पर आक्रमण करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक आ जाएगा, इस पर माइनस चार्ज होगा, माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए Cl माइनस यहाँ पर जुड़ेगा और हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। हाइड्रोजन जब बाहर होगा तो वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पर देके चला जाएगा, तो उस पर आ जाएगा प्लस चार्ज और ये बना लेंगे HCl। तो इस प्रकार से हम अभी ही ये अपघटन कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक डिटेल थोड़ा आगे हो गया। तो अभी हम सबसे पहले समझते हैं क्रिया विधि की परिभाषा जो हमें लिखनी है, जो परीक्षा में आ सकती है, जो पूछा जा सकता है कि कार्बनिक यौगिकों की क्रिया विधि क्या है, समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा जो हमें लिखनी है, यहां पर आप लिखेंगे क्रिया विधि। क्या लिखना है आपको? क्रिया विधि। और जब आप क्रिया विधि लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे ये है क्रिया, ये है किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का संचलन है, संचलन, आबंध विदलन और आबंध निर्माण के, आबंध निर्माण के समय की
और्जिकी तथा उत्पाद बनने की प्रक्रिया का क्रमबद्ध अध्ययन या उत्पाद बनने की क्रिया या उत्पाद बनने के समय की विस्तृत जानकारी का क्रमबद्ध अध्ययन उस अभिक्रिया की क्रिया विधि कहलाता है। मैं पॉइंट छोड़ रहा हूं, आप सीधे लिखेंगे क्रिया विधि कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा आप नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ, या वीडियो पॉज करिए और इसे लिख लीजिए। अब इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जिसमें हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सहसंयोजी आवंत का विदलन, क्रियाधार एवं अभिकर्मक, और दो ही पॉइंट हमें मुख्य रूप से पढ़ने हैं, और कार्बनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों का संचालन। मतलब एक पॉइंट नहीं है, काफी सारे पॉइंट हैं, तो हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, काफी लंबा होने वाला है ये वीडियो। हाँ, काफी ज्यादा लंबा होने वाला है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। और ये जिस बच्चे को समझ में आ गई, जिस भी बच्चे को इसमें समझ में आ गई, क्रिया विधि के अंदर बहुत सारी 9 से 10 प्रकार की चीजें होंगी जो हमें पढ़नी है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो 14 मिनट के आसपास का हो चुका है, तो इसे नोट कर लो। अब क्रिया विधि के अंतर्गत सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे सहसंयोजी आवंत का विदलन या सहसंयोजक आवंत का विदलन कैसे होता है। चलो, अब आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें जो हमें समझनी है वो है परिभाषा लिख लीजिए आप, नॉर्मल परिभाषाएं लिख लो। क्या लिख लो? सहसंयोजी आवंत क्रिया विधि के नीचे कुछ और परिभाषाएं हैं, जिसके अंतर्गत हम किसकी परिभाषा लिखते हैं? हम लिखते हैं क्रियाधार की परिभाषा। किसकी परिभाषा लिखते हैं पहले? क्रियाधार। तो आप यहां लिखेंगे नए आबंध में इलेक्ट्रॉनों की, नए आबंध में इलेक्ट्रॉनों की, नए आबंध में कार्बन की आपूर्ति करने वाला, सॉरी, नए आबंध में इलेक्ट्रॉन नहीं, नए आबंध में हम कार्बनिक यौगिक की बात करें, कार्बन की आपूर्ति करने वाला स्पीसीज क्रियाधार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रियाधार कहलाता है। ठीक है, ये किसकी परिभाषा हो गई? क्रियाधार की। दूसरा, यहां पर अब आप लिखेंगे अभिकर्मक। कौन हमारे पिक्चर का मुख्य हीरो जो है? वो है अभिकर्मक। तो आप यहां पर लिखेंगे अभिक्रिया में क्रियाधार से इलेक्ट्रॉन
साझा या नया उत्पाद, नए उत्पाद में अपना योगदान देने वाला स्पीसीज, यहां पर लिखोगे उत्प्रेरक को छोड़कर, स्पीसीज अभिकर्मक कहलाता है। चलो जी, ये हो गई आपकी किसकी परिभाषा। अब हम लिखते हैं मध्यवर्ती। मध्यवर्ती की परिभाषा यदि लिखनी है, अभिक्रिया में मध्य में उत्पाद के पहले बने संकुल को उप उत्पाद या मध्यवर्ती कहते हैं। यह एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गई परिभाषा। जब उप उत्पाद बनता है तो जरूरी नहीं कि एक ही उप उत्पाद बने, हो सकता है एक से अधिक उप उत्पाद बने, और बाद में जब इलेक्ट्रॉन का संचालन फिर से होता है तो उप उत्पाद हमारा अंतिम उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप उत्पाद की परिभाषा लिखेंगे, अभिक्रिया का अभिक्रिया के अंत में जो बचता है वही आपका मुख्य उत्पाद होता है। यह भी एक से अधिक होता है, जो हम बनाने के लिए सोचते हैं, जो हम संश्लेषित करते हैं, वो हमारा मुख्य उत्पाद होता है, और मुख्य उत्पाद के अलावा जो अन्य चीजें बनती है उसे हम अपशिष्ट उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ये आप आगे भी लिख सकते हो इसके साथ साथ। धन्यवाद। ऐसे करके हमें जो पढ़ना है वो यहाँ आके समाप्त होता है। ठीक है, अब जो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज इतना ही पढ़ाना चाहिए। इससे ज्यादा यदि हम जाते हैं इससे ज्यादा यदि हम जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें जो हमें आगे पढ़ना है, और उसके एक एक उत्पाद की परिभाषा लिखोगे, अभिक्रिया में अंत में जो सबसे आखिरी में जो शेष बचता है वह हमारा अंतिम उत्पाद होता है, और जो हम संश्लेषित करने की सोच रहे थे या जो हमारा उद्देश्य था वो हमारा मुख्य उत्पाद होता है, और मुख्य उत्पाद के अलावा जो अन्य उत्पाद शेष रहते हैं या अन्य पदार्थ शेष रहते हैं वो हमारे अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब ध्यान रहे, जो हम पढ़ रहे हैं या जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार है। वो आपको आगे रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है ये सब समझाएगा। ठीक है, ये जो दो चैप्टर है मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि 12वीं की जो आधार है, 12वीं की जो आधारशिला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो चैप्टर 6 से स्टार्ट होती है, उसके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं उसके अंतर्गत हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे आगे, और उन पॉइंट में सबसे पहला आता है सह सहसंयोजक
आवंत का विदलन। पहला पॉइंट जो आप लिखोगे उन सब परिभाषाओं के बाद में आपको हेडिंग डालनी है क्या, मूलभूत संकल्पनाएं, और उसके नीचे सबसे पहली लाइन आप हेडिंग डालेंगे दैट इज सहसंयोजक आवंत की सहसंयोजक आवंत का विदलन। ठीक है, क्या लिखोगे, सहसंयोजक आवंत का विदलन। दूसरा लिखोगे एक के नीचे नोट्स आपके बहुत धांसू बनने चाहिए, क्रियाधार और अधिकर्मक। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्रियाधार और अधिकर्मक क्या होते हैं। एंड नंबर थर्ड इज इलेक्ट्रॉनों का संचलन ना, इलेक्ट्रॉन संचालन नहीं है, ये है संचलन। नंबर 4 पे आता है इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन का प्रभाव। क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन का प्रभाव। और विस्थापन प्रभाव के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट प्रेरणिक प्रभाव। यदि एक पर ऋण आवेश है तो उसके पास जो आवर्धित होगा उस पर आंशिक रूप से धन आवेश होता है। ये हमें कौन बताता है, प्रेरणिक प्रभाव। नंबर 6 पे जो आता है दैट इज अनुनाद संरचनाएं, कि कैसे इलेक्ट्रॉन युग्म या अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन युग्म अपने इलेक्ट्रॉनों को आप घुमाते रहते हैं और विभिन्न प्रकार की संरचनाएं और आयन निर्मित करते हैं। दैट इज अनुनाद संरचनाएं, और ये ज्यादातर चक्रीय कार्बनिक यौगिकों यानी कि व्यंजन रिंगों में पाया जाता है। नंबर 7 पे फिर से यहाँ पर अनुनाद प्रभाव है, और सॉरी ये अनुनाद संरचना है, और नंबर 7 पे है अनुनाद प्रभाव। अनुनाद संरचना है बंद पे होता है, और अनुनाद का प्रभाव क्या होता है। अनुनाद प्रभाव जो है वो दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक अनुनाद और ऋणात्मक अनुनाद। ठीक है, और आखिरी दो और बचे हैं। हम आ पा रहे कि नहीं आ पा रहे, यहाँ पर लिख लेते नंबर 8 पे इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, और नंबर 9 पे है अति युग्मन। अब आगे के जो लेक्चर है इस चैप्टर के, ठीक है, हमने आईयूपीएसी नाम कवर कर लिया, हमने हर एक चीज कवर कर ली है ना। तो इतनी सारी चीजें हैं, और जिस बच्चे ने इतनी सारी चीजें कवर कर ली, जिन सारी बच्चों ने ये सब सारी चीजें कवर कर ली, तो कल जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें पढ़ेंगे हम सहसंयोजक आवंत का विदलन, की कैसे आवंत विदलित होते हैं और किस किस प्रकार के आयन निर्मित होते हैं। ठीक है, कौन ज्यादा स्थायी होता है, कौन कम स्थायी होता है, हमारा अगला टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का। ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, और आपसे बड़ा निवेदन है कि शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, और दोस्तों को बताओ, क्योंकि यहाँ पर आपको नोट्स तो मिलेंगे। इसके बाद में जो आप लिखोगे सेम के सेम ऐसे ही नोट्स लिखना। एमपी बोर्ड वाले बच्चे एनसीईआरटी से ही आता है आपका पेपर, बार बार बताता हूँ मैं, और ये 12वीं के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12वीं नहीं, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक इंपॉर्टेंट ही है। तो इसी के साथ में आज आपसे विदा लेते हैं, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। हमारी होगी है तबीयत खराब बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा हो गई है कि क्या ही बताएं। ठीक है, सर्दी अति हो गई है, आपको शायद मेरी आवाज से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं, तो ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे।